गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस पथ में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से रेलवे एनटीपीसी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। रोजगार पब्लिकेशन का बुक है ये, जिसमें कि टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आज हम लोग इस बुक का सेट नंबर 14 देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। बुक में जो सॉल्यूशन दिया गया उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। जीके जीएस और करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन को हम लोग फुल डिस्कशन के साथ कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 से यहाँ पे देख लीजिए, जीएस का क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस सेट का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 में जो दिया गया वो है कि निम्न में से किसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था, जो पूर्णतः असफल रहा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 62 में दिया है कि काली मुद्रा क्या है। काली मुद्रा क्या है? सही आंसर इसका हो जाएगा यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है इसमें कि कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, डांडिया रास। ठीक है। डांडिया रास गुजरात में नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाने वाला एक लोक नृत्य है और इसे तलवार नृत्य के भी नाम से जाना जाता है। इसको भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं। तो ये वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद चलिए अब अगला जो प्रश्न दिया गया इसको देखते हैं। कह रहा है इसमें मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। तो वह वैज्ञानिक थे मेंडलीफ। मेंडलीफ एक रूसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किया था। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर जो 66 है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे। राइट आंसर इसका जे बी कृपलानी हो जाएगा। ठीक है। संविधान निर्माण के लिए 22 समितियों का गठन किया गया, जिनमें से मौलिक अधिकारों की उप समिति थी और जिसके अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। क्रांतिकारी नायक अशफाक उल्लाह खान को खाली जगह दिया हुआ है के लिए मौत की सज़ा सुनाई गई थी, यानी कि किसके लिए मौत की सज़ा सुनाई गई थी। राइट आंसर हो जाएगा इसका काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है। काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए। काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को यह घटना हुआ था। ठीक है। और इसी में क्रांतिकारी नायक अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सज़ा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 68 में दिया है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2024 के लिए एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वह व्यक्ति है मिशेल टैला ग्रैंड। ठीक है। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने वर्ष 2024 के लिए एबेल पुरस्कार फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च यानी कि CNRS पेरिस फ्रांस के मिशेल टैलाग्रैंड को देने का निर्णय किया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। और उसके बाद चलिए अब अगला जो प्रश्न दिया गया है इसको देखते हैं। कह रहा है इसमें हरिप्रसाद चौरसिया का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये संबंधित है बांसुरी से। ये एक बांसुरी वादक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है। सही आंसर इसका गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा जो है ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला जो प्रश्न दिया है इसको देखते हैं। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होगा।
तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात हो जाएगा फ्रेंड्स 3:2। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया है, देखिए इसमें कह रहा है कि तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये निर्माण करवाया था राजराज प्रथम ने। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था और इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, तो इसको भी जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है इसमें कि 2020 में अर्जुन पुरस्कार की पुरस्कार राशि को 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 15 लाख। 2020 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार की पुरस्कार राशि 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा सही आंसर होगा। इसके अलावा याद रखिएगा फ्रेंड्स, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 यानी कि 1961 ईस्वी में किया गया था। इसको भी याद रखिएगा, कई बार ये पूछ दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। मलेरिया रोधी दवा क्विनीन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है क्विनाइन के पौधे से। सिनकोना के पौधे से मलेरिया रोधी दवा प्राप्त की जाती है। सिनकोना के पौधे में क्विनाइन नामक रसायन होता है जिसका प्रयोग मलेरिया की दवा बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। उसके आइए अब अगला जो प्रश्न दिया गया है इसको देखते हैं। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो वह था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसे मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है एक सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 76 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है और बिहार के लोगों द्वारा समान रूप से मनाया जाता है? तो वह त्यौहार है छठ पूजा। छठ पूजा बिहार राज्य में मनाया जाने वाला सूर्य की पूजा के लिए समर्पित त्यौहार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में से किस संस्था से मदन मोहन मालवीय का नाम संबंधित है? तो ये संस्था है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में, याद रखिएगा 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय द्वारा एनी बेसेंट के सहयोग से की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया, चलिए अब इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 78 में कह रहा है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में चावल एटीएम स्थापित किया गया है? किस राज्य में चावल एटीएम स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है ओडिशा में। ठीक है, यह एटीएम भुवनेश्वर के एक गोदाम में स्थापित किया गया है और इस एटीएम से 25 किलो तक चावल प्राप्त किए जा सकते हैं। कितना? तो याद रखिएगा 25 केजी तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं, यानी कि कितने अनुपात में उपस्थित होते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1:8, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न दिया गया, चलिए इसको देख लीजिए। आपको भारत के किस राज्य में बोरेल वन्य जीव अभ्यारण्य मिलेगा? यानी कि बोरेल वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? तो यह है भारत के असम राज्य में। ठीक है, बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य असम में स्थित है ये। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि कैलिफोर्नियम समूह का सदस्य है। कैलिफोर्नियम समूह का सदस्य है तो ये हो जाएगा एक्टिनाइड। क्या हो जाएगा? एक्टिनाइड हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है इसमें कि उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाएगा शीत कटिबंध। शीत कटिबंध क्षेत्र का अक्षांशीय विस्तार उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 66 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होता है।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना हुई थी 1924 ईस्वी में, ठीक है। कब हुई थी? 1924 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 14 सितंबर को, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इसलिए 24 सितंबर को क्या मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? हिंदी दिवस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जोंक किस संघ से संबंधित है? जोंक किस संघ से संबंधित है? तो ये एनेलिडा संघ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। एनेलिडा संघ के जीव जलीय तथा स्थलीय दोनों होते हैं, ये भी जरूर याद रखिएगा। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक आर्थिक गतिविधि है? निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक आर्थिक गतिविधि है? तो ये हो जाएगा व्यापार करना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, औसत चाल और औसत वेग खाली जगह दिया हुआ है वस्तु की गति दर्शाते हैं। औसत चाल और औसत वेग खाली जगह दिया वस्तु की गति दर्शाते हैं। चलिए इसके लिए पहले ऑप्शन जो दिया गया पहले इसको देख लीजिए ऑप्शन, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दिए गए समय अंतराल के दौरान, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 15 में, ठीक है। किस में दिया गया है? 15, अनुच्छेद 15 में। ऑप्शन नंबर जो ए है सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस संघर्षग्रस्त देश में ऑपरेशन इंद्रावती आरंभ किया है? तो ये देश है हैती। इस देश का नाम क्या है? हैती, जहाँ पे ऑपरेशन इंद्रावती आरंभ किया गया। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। देखेंगे अब अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना? निम्न में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए में है दिलीप बी भोसले। उसके बाद जो नेक्स्ट जो इसका ऑप्शन दिया गया, चलिए इसको भी देख लीजिए। ऑप्शन नंबर जो बी है क्या इसमें दिया है प्रदीप कुमार मोहंती, सी में है पिनाकी चंद्र घोष और डी में है अजय कुमार त्रिपाठी। और पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो सही आंसर इसका हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने मार्च 2019 से मई 2022 तक लोकपाल का कार्यभार संभाला था और भारत के वर्तमान लोकपाल न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर है। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की मूल निवासी है और मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है। संयुक्त रूप से इनको 2014 ईस्वी में कैलाश सत्यार्थी के साथ नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाई जाती है? वह कौन सी फसल है? तो कपास जो है ये एक खरीफ फसल है, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम को वर्ष में अधिनियमित किया गया था, यानी कि किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 1960 ईस्वी इसका सही आंसर हो जाएगा। पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 को अधिनियमित किया गया, जिसका उद्देश्य पशुओं को दी जाने वाली अनावश्यक पीड़ा और कष्ट को रोकना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है इस प्रश्न का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 में कह रहा है कि बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो चलिए पहले इसके लिए ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है,
4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स, और इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार की राजभाषा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में कह रहा है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4C के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 40 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। और प्रश्न नंबर 98 में कह रहा है कि इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है मधुमेह, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर दिया गया है। और अगला प्रश्न है कि कौन सा देश हाल ही में मर्कोसूर का पूर्ण सदस्य बना। तो ये देश है बोलीविया। बोलीविया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मर्कोसूर का गठन वर्ष 1991 में किया गया था और जनवरी 1995 में यह एक सीमा शुल्क संघ बन गया। और इस संघ की स्थापना अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे तथा उरुग्वे ने मिलकर के की थी। ऑप्शन नंबर बी बोलीविया हो जाएगा सही आंसर। आइए अब देखते हैं इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। दिया है इसमें कि AC और DC किसके रूप होते हैं। AC और DC किसके रूप होते हैं। इसका राइट आंसर है धारा का प्रवाह। धारा के प्रवाह का रूप होते हैं AC और DC। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं पिछले सेट की तरह ये सेट भी आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। जरूर देखिएगा फ्रेंड्स इस सेशन को, और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि सेशन कैसा लगा और आप लोग इसमें से टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। ठीक है, तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।